आरती तिवारी वक्त हो चला है बड़ी खबरों का, जहां पश्चिम बंगाल के रण में मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही सियासी तापमान चरम पर पहुंच चुका है। टीएमसी जहां चौथी बार सत्ता बचाने की कोशिश में है, तो वहीं बीजेपी पूरे दमखम के साथ सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है। रविवार को पीएम मोदी ने जहां ताबड़तोड़ 4 रैलियां की, तो वहीं जेपी नड्डा की जलपाईगुड़ी रैली में टीएमसी समर्थक ममता दीदी के साथ पोस्टर्स के साथ आ गए। 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान से पहले बंगाल के दंगल को जीतने के लिए पीएम मोदी की जबरदस्त तरीके से हुंकार देखी गई। जनता के साथ झालमुड़ी का स्वाद लिया, कैसे बन गया ये पूरा सियासी ड्रामा रिपोर्ट में दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के रण में पहले चरण की मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे मतदान का वक्त नजदीक आ रहा है, सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। जहां ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार के सामने चौथी बार सत्ता पर काबिज होने की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी ममता के गढ़ को भेदने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पीएम मोदी समेत टीम बीजेपी बंगाल के किले को भेदने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां और प्रचार में जुटे हैं। इसी क्रम में रविवार को पीएम मोदी ने 4 अलग अलग शहरों में ताबड़तोड़ रैलियां की। इस दौरान झारग्राम में पीएम मोदी ने घुसपैठियों के मुद्दे से लेकर महिला आरक्षण बिल तक बंगाल की टीएमसी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बंगाल का ये चुनाव इस धरती की समृद्ध विरासत को बचाने के लिए है, बंगाल की पहचान बचाने के लिए ही है। आज बंगाल पर उसकी पहचान खोने का खतरा मंडरा रहा है। यहां पर टीएमसी जिस रास्ते पर चल रही है, उसका एजेंडा बहुत खतरनाक है। टीएमसी घुसपैठियों के लिए घुसपैठियों की सरकार बनाना चाहती है। ऐसी सरकार जो सिर्फ घुसपैठियों के मजहब, घुसपैठियों की भाषा और घुसपैठियों के तौर तरीकों की रक्षा करेगी। करते हुए मैं बंगाल की बहनों को टीएमसी की दुर्नीति से सावधान करना चाहता हूं। टीएमसी मां माटी मानुष की बातें करके सत्ता में आई थी, लेकिन टीएमसी ने मां को धोखा दिया है। ये आपने पिछले दिनों संसद में भी देखा है। बीजेपी ने प्रयास किया कि महिलाओं को 2029 के चुनाव से भी आरक्षण का फायदा मिलना शुरू हो जाए, लेकिन महिला विरोधी टीएमसी ने, मां की विरोधी टीएमसी ने संसद में इसका विरोध किया। टीएमसी ने हर प्रकार के छल प्रपंच किए ताकि बंगाल की 33% महिलाएं एमएलए और एमपी न बन पाए। अब बंगाल की हर महिला को टीएमसी के इस पाप के लिए उसे सजा देनी है। महिला विरोधी टीएमसी को अब सरकार से जाना ही होगा। टीएमसी की निर्मम सरकार को आपने 15 साल दिए। 15 साल कम समय नहीं होता है। आप मुझे बताइए, 15 साल में ये टीएमसी की निर्मम सरकार ने आपको क्या दिया? क्या मिला आपको? आदिवासी क्षेत्रों को क्या मिला? न पढ़ाई, न कमाई, न दवाई और न सिंचाई। यहां सब कुछ बेहाल है। पीएम मोदी की चुनावी जनसभा में भारी जनसैलाब उमड़ा, लोगों में खासा उत्साह नजर आया। इस दौरान पीएम मोदी ने झालमुड़ी की दुकान पर पहुंचकर सबको हैरान कर दिया। पीएम मोदी ने खुद दुकान से 10 रुपए की झालमुड़ी ली और फिर जनता के साथ झालमुड़ी का स्वाद चखा। इससे जुड़ी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, पश्चिम बंगाल में रविवार को 4 रैलियों के बीच
जो कि एक व्यस्त दिन था, मैंने झाड़ग्राम में कुछ स्वादिष्ट झालमुड़ी का आनंद लिया। वहीं इसके बाद पीएम मोदी ने मेदिनीपुर में हुंकार भरी। पीएम मोदी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि इस बार बीजेपी का आना तय है और ममता दीदी की विदाई भी। बंगाल के कई जिलों में एक भी विधायक टीएमसी का नहीं होगा। मैं आपको भरोसा दिलाने आया हूं। भरोसा ये कि बीजेपी सरकार सबका साथ, सबका विकास करेगी, लेकिन अत्याचारियों और लुटेरों का पूरा हिसाब करेगी। बंगाल में जहां जहां गया हूं, इस बार मैं दावे से कहता हूं, ये पत्रकार भी मेरा दावा लिख ले, मैं बंगाल की जनता को कहता हूं, मेरे राजनीतिक अनुभव के आधार पर कहता हूं, इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनना पक्का है। इतना ही नहीं, कई जिले ऐसे होंगे जहां से टीएमसी का एक भी एमएलए चुनेगा नहीं, एक भी एमएलए नहीं आएगा। पूरे के पूरे जिले बीजेपी को जिताने वाले हैं। साथियों, पश्चिम बंगाल को प्रकृति ने इतनी सारी नदियां दी है, इतना बड़ा समुद्री तट दिया है। अभी संपदा पर टीएमसी के सिंडिकेट का ही कब्जा है। डबल इंजन सरकार बंगाल में ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति का विस्तार करेगी। बीजेपी सरकार बंगाल को मछली उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाएगी। रविवार को एक और पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां चल रही थी, तो दूसरी तरफ जलपाईगुड़ी में सांसद जेपी नड्डा की रैली में टीएमसी समर्थक ममता के पोस्टर लेकर पहुंच गए। नड्डा की रैली में ममता के समर्थन में नारेबाजी की, जिससे सियासी तपेश और अधिक बढ़ गई। 23 अप्रैल को बंगाल में पहले चरण का मतदान है, जिसके लिए पार्टी ने अपनी पूरी जान लगा दी है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या 4 मई के नतीजों में बीजेपी की मेहनत रंग लाएगी या फिर एक बार बंगाल में ममता दीदी इतिहास दोहराएंगी। डेस्क रिपोर्ट, इंडिया सुपरफास्ट। अमेरिका ने ईरान के एक मालवाहक जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक टॉस्का नामक ये जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने की कोशिश कर रहा था। इसे अमेरिकी डिस्ट्रॉयर यूएसएस स्प्रूएंस ने रोक लिया है। ट्रंप के मुताबिक जहाज ने चेतावनियों को नजरअंदाज किया, जिसके बाद अमेरिकी मरीन ने उसे रोक लिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस वक्त जहाज हमारे कब्जे में है, हम पूरी तरह से इसे कंट्रोल में लेकर देख रहे हैं कि इसके अंदर है क्या आखिरकार। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगा दिया। ईरान के हजरत खातब अल अनबिया सैन्य मुख्यालय ने कहा कि अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन किया और ओमान की खाड़ी में ईरान के एक व्यापारिक जहाज पर फायरिंग की, जिससे उसका नेविगेशन सिस्टम खराब हो गया है। जानकारी के मुताबिक ये जहाज चीन से ईरान जा रहा था। ईरान ने इसे समुद्री डकैती करार दिया और कहा वे जल्द उसका जवाब देंगे। वह ईरान ने अमेरिका पर अपने वादों से मुकरने और विश्वासघात करने का आरोप लगा दिया। ये बयान राष्ट्रपति मसूद पजेस्कियान और इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच बातचीत के बाद आया है। ईरान का कहना है कि उसने सद्भावना दिखाते हुए जलमार्ग खोलने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका ने अपने समुद्री घेराबंदी न हटाकर समझौते की शर्तों को तोड़ दिया। वह ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से कहा है कि अमेरिका ईरान के जहाजों, बंदरगाहों को धमका रहा है और गलत मांगे कर रहा है। इससे साफ है कि अमेरिका शांति चाहता ही नहीं है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पानागुट में एक बड़ा रोड शो किया,
जनता से सीधा संवाद साधा। इस दौरान उन्होंने चुनावी मंच से बड़ा बयान देते हुए कहा, यदि राज्य में एनडीए की सरकार बनती है तो काटी गई दीपम जलाने का पवित्र परंपरा को फिर से शुरू किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने इसे जनता का अधिकार बताते हुए कहा, ये भाजपा की ओर से दी जाने वाली एक अहम गारंटी है जिससे सांस्कृतिक परंपराओं को मजबूती मिलेंगे। क्या कुछ रक्षा मंत्री कह रहे हैं वो सुनिए। 3% का रिजर्वेशन देकर रहे हैं। நமது பார்லிமெண்டில் தாய்களுக்கும் பெண்களுக்கும் 33% இடஒதுக்கீடு செய்யுமாறு நாங்கள் ஒரு சட்டத்தை ஏற்ற முயன்றோம். ஆனால் எதிர்க்கட்சிகள் அதை தடுத்து நிறைவேற்றிவிடவில்லை. ஆனால் நாம் இன்னும் அந்த தாய்மார்களுக்கும் சகோதரிகளுக்கும் கண்டிப்பாக அந்த 33% இடஒதுக்கீட்டை செய்து தருவோம் என்று உறுதி கூறுகிறோம். இங்கே मेरे बहनों भाइयों, ये डीएमके की सरकार ने तमिलनाडु की फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत ही खराब कर दिया है, बहुत ही खराब कर दिया है। 2026-27 के बजट के अनुमान के अनुसार आप जानते हैं इस स्टेज के ऊपर कितना लोग है, अप्रॉक्सीमेटली 11 लाख करोड़ का कर्ज तमिलनाडु के ऊपर है। हर तमिलियन के ऊपर एक बड़ा कर्ज का बोझ लगा हुआ है। இங்கே 26-27 ஆண்டு இந்த நிதி அறிக்கை அவர்கள் சமர்ப்பித்துள்ளார்கள். அந்த நிதி அறிக்கையில் குறைந்தது 11 லட்சம் கோடிகள் கடனாக நமது மக்கள் மீது சுமத்தி இருக்கின்றார்கள். இதையெல்லாம் நாம் எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்று அவர்கள் இந்த 11 லட்சம் கோடியை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நாம் அவர்களிடம் கேட்க வேண்டும். தமிழ்நாடு மக்கள் மீது இந்த சுமையை ஏற்றி இருக்கின்றார்கள். இந்த சுமை அவ்வளவும் தமிழ்நாடு மக்கள் மீது पड़िदिருக்கிறது. स्टेट का, तमिलनाडु स्टेट का लोन बढ़ रहा है, लेकिन जमीन पर जनता के लिए कोई काम यह डीएमके की सरकार नहीं कर रही है। और इस डीएमके सरकार की गलत पॉलिसी और बैड एडमिनिस्ट्रेशन का ही यह परिणाम है कि सारा का सारा पैसा डीएमके भ्रष्टाचार के तहत उसे निगलने की बराबर कोशिश कर रही है। उस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष आज पश्चिम बंगाल जाएंगे। आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। पश्चिम बंगाल में जनसभा में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं, जो आज लगातार चुनावी राज्यों में हलचल बढ़ती जा रही है। जो एक तरफ सीएम योगी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे तो दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष भी आज पश्चिम बंगाल में रहेंगे। आज पश्चिम बंगाल दौरे पर रहेंगे खड़गे। तमाम कार्यक्रम शेड्यूल हैं जिसमें शिरकत करेंगे। पश्चिम बंगाल में धुआंधार जनसभाओं को संबोधित करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। तो आज बंगाल दौरे पर रहेंगे। आजम खान और अब्दुल्ला केस में फैसला आ जाना है। तो एक और बड़ी खबर, पैन कार्ड मामले में सेशन हाई कोर्ट में जहां सुनवाई होनी है, तो सेशन कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। 7 साल की सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई होगी। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था केस। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आजम परिवार के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण होने वाला है। आजम और अब्दुल्ला केस में फैसला आना है। पैन कार्ड मामले में सेशन कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला। 7 साल की सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई होगी। तो आज सेशन कोर्ट पर सभी की निगाहें होंगी। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। रुक करते खबरों का। दिल्ली में आज संस्कृत भारती के केंद्रीय कार्यालय का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस मौके पर दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि संस्कृत भारती का दिल्ली में कार्यालय खुलना गौरव की बात है और ये भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि संस्कृत केवल एक भाषा नहीं बल्कि हमारी सभ्यता है और हमारी जड़ है, जिससे कई आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ है। प्रवेश वर्मा ने उम्मीद जताई है कि इस केंद्र के माध्यम से लोग अपने दैनिक जीवन में संस्कृत का अधिक उपयोग करेंगे और इसे जन जन तक पहुंचाने में अहम
योगदान देंगे। क्या कुछ कह रहे रुक करते खबरों का आगे बढ़ेंगे, जहां पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वे पश्चिम मेदिनीपुर के पिंगला, पुरुलिया के जयपुर में और इसके अलावा झारग्राम के गारबेटा में रैलियां करेंगे। इन सभाओं में वे बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। पार्टी संगठन के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की रैलियों को लेकर भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद जताई जा रही है और उनकी हाई डिमांड को देखते हुए सुरक्षा की तैयारियां कड़ी कर दी गई हैं। धीरे धीरे शांति की ओर लौट रहे मणिपुर में एक बार फिर हिंसक घटनाएं सामने आई हैं, जिसके खिलाफ हजारों लोग बीती रात सड़कों पर उतर आए और जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। मणिपुर के कई जिलों में सैकड़ों लोगों ने हाल ही में हुए बम धमाके के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इस धमाके में 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई थी और इस दौरान इम्फाल ईस्ट के कुइरिंगई और इसके अलावा हट्टा, गोलपाटी, काकचिंग जिला और इसके अलावा इम्फाल वेस्ट जिले के मयाई लंबी में रात के समय रैलियां निकाली गईं। इस बीच प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों के साथ झड़प भी देखी गई। पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बलों ने इन जिलों के कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। वहीं ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन यानी कि COCMI और अन्य संगठनों ने कुकी उग्रवादियों के खिलाफ तत्काल एक्शन की मांग की है। रैली में शामिल लोगों ने 2027 की जनगणना से पहले NRC लागू करने की डिमांड की। साथ ही 7 अप्रैल को विष्णुपुर के त्रोंगलोमी में जहां बम हमले की जिम्मेदारी लोगों की गिरफ्तारी हुई और तमाम तरह की मांग की गई, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई थी। बम हमले के बाद घाटी के 5 जिलों में विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया गया। पहलगाम आतंकी हमला, उसे कोई नहीं भुला सकता। वहीं पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी से पहले कश्मीर भर के टूरिस्ट स्पॉट्स पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि वे पहलगाम हमले के बरसी पर टूरिस्ट स्पॉट्स की आसपास किसी भी संभावित आतंकी गतिविधियों पर सतर्कता रखें। इसके साथ ही पहलगाम आने वाले टूरिस्टों की सुरक्षा को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। हर सर्विस प्रोवाइडर की जांच पड़ताल की गई, उन्हें रजिस्टर्ड किया गया और उन्हें यूनिक QR कोड दिया गया है। इसमें व्यक्ति की निजी जानकारी और दूसरी डिटेल्स हैं। बताते चले, पिछले साल 22 अप्रैल को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने पहलगाम के बाइसरन वैली में 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें 25 टूरिस्ट और 1 पॉनी राइडर शामिल था। इसके बाद टूरिस्ट ने जम्मू कश्मीर आना बंद कर दिया था। लगभग 50 टूरिस्ट स्पॉट बंद कर दिए गए। बाद में सिक्योरिटी ऑडिट के बाद कुछ स्पॉट्स खोल दिए गए और 1 साल होने के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट मोड पर है।